गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, अगर हम बात करें आज के द हिंदू फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और साथ ही साथ रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन, इन दोनों के बीच में टेलीफोन के ऊपर बातचीत हुई। दरअसल में आने वाले समय के अंदर जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं वो भारत आएंगे, तो उसका डिस्कशन हुआ। प्लस एट द सेम टाइम किस तरह से दोनों देश आगे बढ़ सकते हैं, राइट। खासकर अगर हम बात करें जब रशिया और इंडिया का एनुअल समिट होगा, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में डिस्कशन हुआ। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में जो बदलाव आया है पिछले कुछ टाइम के अंदर, वो सारे डिस्कशंस भी हुए। दोस्तों, ये डिस्कशन अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि आज के समय जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो इंडिया के ऊपर एक तरह से प्रेशर एक्सर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं टैरिफ के माध्यम से। उनकी शायद कोशिश ये भी है कि आने वाले दिनों के अंदर जब डोनाल्ड ट्रंप पुतिन को मिलेंगे, तो वो चाहते हैं कि पुतिन रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म कर दें। अब उसके लिए हो सकता है वो इनडायरेक्टली भारत के थ्रू प्रेशर बनाना चाह रहे हों, राइट। या फिर वो चाहते हों कि इंडिया के साथ बेटर ट्रेड डील हो जिससे यूएसए को फ़ायदा हो। तो कहीं ना कहीं ट्रंप यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं भारत के ऊपर ऑयल परचेज के रिगार्डिंग। तो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट कि इंडिया भी यहाँ पर सही ढंग से यहाँ पे इसके रिगार्डिंग एक्शन ले। इसके अलावा दोस्तों, भारत और रशिया के बीच में इंडिया रशिया स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोनों देशों की कोशिश यही है कि इस पार्टनरशिप को और आगे कैसे लेकर जाना है। तो आने वाले दिनों में जब यूएसए और रशिया, इन दोनों देशों के लीडर्स के बीच में मुलाकात होगी, वो अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे रहने जा रहा है। दोस्तों, नेक्स्ट मुद्दा हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी और यहाँ पे इलेक्शंस के कॉन्टेक्स्ट में है। दरअसल में पिछले दिनों के अंदर हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी ने यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एंड उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने बहुत सारी बातें कही। उन्होंने यहाँ पर हार्ड एविडेंस प्रोवाइड करने की कोशिश करी है कि किस तरह से वोट की चोरी हुई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं कि आपको यहाँ पे नोटिस करने को मिलेगा कि डुप्लीकेट वोटर्स बहुत सारे देखने को मिलते हैं। ये सेम पर्सन जो है, ये मल्टीपल जगह पे वोट डाल रहा है, ठीक है, जो कि इंडियन डेमोक्रेसी के अंदर अलाउड नहीं है। ठीक है, इट कांट बी लाइक कि आप बूथ नंबर 116, बूथ नंबर 124, ऐसे एक ही इलेक्शन के अंदर मल्टीपल टाइम्स वोट डाले जा रहे हैं। इन्होंने यहाँ पर ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का डेटा को इस्तेमाल करके इन्होंने यहाँ पे सबूत सामने पेश करने की कोशिश करी है। इसके अलावा बहुत सारे फेक एंड इनवैलिड एड्रेसेस हैं, वो यहाँ पे इन्होंने दिखाया है। एक कमरा है जो कि एक छोटा सा रूम है, इसमें 1 से 2 लोग ही मैक्सिमम रह पाएंगे। वहां पर लगभग 80 लोगों का यहाँ पे एड्रेस वहां मेंशन किया गया है। किसी का एड्रेस यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। किसी का एड्रेस ऐसा भी है कि वो ब्रूरी का एक एड्रेस है, एंड उसी ब्रूरी में लगभग 70-80 लोग यहाँ पे रह रहे हैं। एंड देखो, ये वाले फिर इन्वेस्टी जब इन्होंने ये बात कही, फिर बहुत सारे इंडिपेंडेंट मीडिया आउटलेट्स ने भी कोशिश करी इनके जो क्लेम्स थे उनको चेक करने की, क्या वो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। अभी तक जो अलग अलग मीडिया आउटलेट्स की रिपोर्ट आई हैं, उनमें ये उन्होंने जब पाया है तो वो सही पाया है कि इस एड्रेस के ऊपर कोई भी इंसान रहता ही नहीं है, ब्रूअरी के ऊपर या कहीं और बाकी जगह के ऊपर। एंड वहां पर ऐसा दिखाया गया है कि 80 लोग रह रहे हैं, 100 लोग रह रहे हैं। फेक एड्रेस है, फेक इनवैलिड एड्रेस है, फेक नाम है, ठीक है ना। एक इसके अलावा अगर हम बात करें, फोटोज बहुत सारी इनवैलिड आपको देखने को मिलेंगी। ये सारा का सारा ईसीआई का ही डेटा है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा एक फॉर्म 6 का मिसयूज की भी बात इन्होंने यहाँ पे उठाई है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लेट से 18 साल की एज को क्रॉस करते हैं, उसके बाद वो पहली बार यहाँ पे वोटिंग करने जाएंगे, तो वो फॉर्म 6 का इस्तेमाल करते हैं। पर ऐसा देखा गया कि इस बार फॉर्म 6 का इस्तेमाल 18 से 22 साल वाले एज ग्रुप के लोग नहीं, जो पहली बार वोट करने हैं वो नहीं, बल्कि किसी की उम्र 80 साल है, 70 साल है, वो कहीं ना कहीं फॉर्म 6 का यहाँ पे देख रहे हैं। एंड वहां पर भी मल्टीपल लोगों के फॉर्म 6 बनाए जा रहे हैं, मतलब सेम इंसान के मल्टीपल फॉर्म 6 बन रहे हैं। एक ऐसा होता है कि इसकी पिक्चर को जूम आउट कर दिया, एक पिक्चर में इस बंदे की पिक्चर को जूम इन कर दिया, एंड वो 2 अलग अलग लोग यहाँ पे बनाए गए हैं। इन सबका जो डेटा था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के थ्रू जो इनको मिला, उसी का हार्ड एविडेंस इन्होंने प्रोवाइड करने की कोशिश करी है। अब ये जो मुद्दा है दरअसल में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वर्सेस द ऑपोजिशन एक तरह से बन चुका है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की यहाँ पे क्रेडिबिलिटी मेंटेन करना बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारा एक बुलवॉक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको देखने को मिल जाएगा, जैसा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने भी कहा था। तो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये जितने भी इनके ऊपर एविडेंस के थ्रू आरोप लगाने की कोशिश करी गई है, उनका पॉइंट बाय पॉइंट रिबटल करे। आई थिंक उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही और कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की इंटीग्रिटी को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के समय के ऊपर। दोस्तों, डेट है आज की 9 अगस्त 2025, एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में।
स्टार्ट करने से पहले आप सबको दोस्तों रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार है जो सबके बीच में प्रेम का एक तरह से भाव है, भाई बहन के प्यार को ये दर्शाता है, राइट। तो आप सब लोग भी अपनी फैमिलीज के साथ, अपने भाई बहन के साथ इस पर्टिकुलर त्योहार को मनाइए। एंड मेरी उम्मीद है कि इस त्योहार से भी एंड इन जनरल भी आप सबके जिंदगी में ढेर सारी खुशियां होंगी। सो हैप्पी रक्षाबंधन टू एवरीवन। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो नीलगिरी तहर के कॉन्टेक्स्ट में है। सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, आपको नीलगिरी तहर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, नीलगिरी तहर ना, पहली बात तो आपको ध्यान में रखना है कि ये आपको मेजरली सदर्न इंडिया के अंदर आपको देखने को मिलेगी और ये एक अंगुलेट है। अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय दिस पर्टिकुलर टर्म। अब यहाँ पर आप ना पिक्चर में यहाँ पे देखने की कोशिश करना एंड इनके पैरों की तरफ आप यहाँ पे नोटिस करना। आप नोटिस कर पाओगे कि यहाँ पर ना आपको हूव्स देखने को मिलेंगे। हूव्स एक तरह से आप कह सकते हो कि पैरों को प्रोटेक्ट करने की एक कवरिंग आपको देखने को मिल जाएगी। तो जो अंगुलेट्स होते हैं ना, वो मैमल्स ही होते हैं जो अपने टोस की टिप्स के ऊपर यहाँ पे वॉक करते हैं और उनमें हूव्स आपको इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये केवल एकमात्र ऐसी माउंटेन अंगुलेट है जो आपको सदर्न इंडिया में देखने को मिलेगी। इसको नीलगिरी आइबेक्स के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ तमिलनाडु का स्टेट एनिमल भी ये है एंड इसको लोकली वराद्यू के नाम से भी यहाँ पे जाना जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है व्हेन इट कम्स टू मेल नीलगिरी तहर एंड फीमेल नीलगिरी तहर। अगर आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे तो मेल्स जो होते हैं ना, उनको यहाँ पे सैडल बैक के नाम से भी जाना जाता है। एक्चुअली वो थोड़े से डार्कर होते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल्स। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है बिटवीन द मेल एंड द फीमेल नीलगिरी तहर। इनकी जो आपकी पॉपुलेशन है वो आपको सदर्न वेस्टर्न घाट्स में आपको देखने को मिल जाएगी, मेजरली आपकी तमिलनाडु आपका केरला के अंदर। साथ ही साथ 1200 से लेकर 2600 मीटर के एल्टीट्यूड रीजन के ऊपर आपको मेजरली देखने को मिलेंगे एंड ये ट्रॉपिकल माउंटेन ग्रासलैंड, शोला फॉरेस्ट, उन रीजन्स में आपको देखने को मिल जाते हैं। एक यहाँ पे नेशनल पार्क है, दैट इज द अराविकुलम नेशनल पार्क इन केरला। वहां पर इनकी पॉपुलेशन काफी अच्छी खासी है। मैं बल्कि आपको थोड़ा सा इसके बारे में भी बता दूंगा इस नेशनल पार्क के रिगार्डिंग, क्योंकि यहीं पे इनकी हाईएस्ट डेंसिटी आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो गर्भ अवस्था की अवधि होती है, जिसको हम जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, वो रफली 180 दिन का आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ये स्पीशीज 9 साल तक जिंदा रह सकती है, पर एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें वो 3 साढ़े 3 साल ही आपको देखने को मिलेगा। आईयूसीएन स्टेटस इनका इंडेंजर्ड है, डब्ल्यूपीए में आपको ये शेड्यूल 1 में देखने को मिल जाएंगे। बाकी इसके अलावा इनकी जो पॉपुलेशन है ना, पिछले कुछ टाइम से काफ़ी कम हुई है। 2015 में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ रिपोर्ट आई थी, तो उन्होंने वर्ल्ड जो वाइल्ड पॉपुलेशन की बात करी थी, तो 3122 पॉपुलेशन इन्होंने यहाँ पे एस्टिमेट करी थी। और पहले ये ना पूरे वेस्टर्न घाट्स में आपको देखने को मिलते थे, पर आज के समय बहुत कम देखने को मिलते हैं। इसका कारण यही है, इनके हैबिटेट लॉस और हंटिंग की वजह से इनके नंबर यहाँ पे कम हुए हैं। लेटेस्ट न्यूज़ क्या थी उस पर भी आऊँगा, पर मैं आपको नेशनल पार्क के बारे में बता ही देता हूँ जो मैं बात कर रहा था, जहाँ पर हाईएस्ट डेंसिटी है, अराविकुलम नेशनल पार्क इन केरला। ये दरअसल में जो कन्नन देवन हिल्स है ना, वेस्टर्न घाट्स केरला की, वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। एंड आप लोग याद करो, अगर आप लंबे टाइम से अगर आप प्रीलिम बूस्टर फॉलो कर रहे हो, तो मैंने आपको नीला कुरिंजी फ्लावर के बारे में बताया भी था। ये दरअसल में ऐसा फ्लावर है जो 12 साल में एक बार यहाँ पे ब्लूम करता है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही शानदार नजरिया आपको देखने को मिलता है इस नीला कुरिंजी फ्लावर का। तो ये नेशनल पार्क में ही आपको ये फ्लावर उगता हुआ देखने को मिलेगा। अनाईमुडी जो हाईएस्ट पीक है साउथ इंडिया की, वो अराविकुलम नेशनल पार्क की सदर्न बाउंड्री पे लाई करती है। इसके अलावा यहाँ पे आपको रोलिंग ग्रासलैंड्स देखने को मिल जाएंगी। नीलगिरी तहर तो होती ही है, उसके अलावा गौर, स्लॉथ बियर, नीलगिरी रंगूर, टाइगर, लेपर्ड, बहुत सारे इस तरह से आपको फौना देखने को मिल जाएंगे। अभी न्यूज़ में पता क्यों है? न्यूज़ में दरअसल में दोस्तों इसलिए है क्योंकि केरला और तमिलनाडु के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट थे, उन्होंने यहाँ पर इनके लिए सर्वे किया कि कितनी इनकी पॉपुलेशन है। तो पॉपुलेशन के अंदर पाया गया कि रफली 2668 नीलगिरी तहर आपको इन दोनों स्टेट्स में देखने को मिल जाएंगे। और खासकर ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ आई है? अराविकुलम नेशनल पार्क के अंदर, जहाँ पर 841 तहर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है ना? तो नोटिस कर सकते हो कि पिछली बार जब ये सर्वे हुआ था एक साल पहले 2024 में, उस टाइम 827 थे यहाँ पे। अब 14 नीलगिरी तहर का इंक्रीज यहाँ पे आपको देखने को मिला है, तो थोड़ा सा मार्जिनल इंक्रीज है पिछले साल के मुकाबले। एंड साथ ही साथ अगर हम बात करें, 90% जो केरला के आपको नीलगिरी तहर आपको देखने को मिलते हैं, वो मुन्नार लैंडस्केप वाले रीजन जो होता है वहां आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी तमिलनाडु की बात करें तो मुकुर्थी और ग्रास हिल्स नेशनल पार्क, यहाँ पर आपको इनकी पॉपुलेशन देखने को मिल जाएगी। ठीक है,
तो और भी अलग अलग स्पीशीज साथ में आपको देखने को मिलती हैं, उनको भी ये सपोर्ट करती है, जैसे टाइगर, लेपर्ड, ढोल्स, ठीक है ना। एंड साथ साथ नीलगिरी लंगूर, लॉइन टेल मकाओ, ये सारी चीज़ें। तो ये कुछ बातें थी नीलगिरी तहर के रिगार्डिंग जो आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक हमारे सामने है, दैट इज FII, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन कहते किसको हैं। कई लोगों का ऐसा मानना है कि सिर्फ एक आपने बैंक अकाउंट खुलवा लिया तो आप फाइनेंशियल इंक्लूडेड हुए। नहीं, बैंक अकाउंट खुलवाना सिर्फ एक चीज़ हो सकती है, फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक छोटा सा हिस्सा हो सकता है। पर उसके अलावा भी आपका सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट हो, पेंशन इंस्ट्रूमेंट हो, आपके पास इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हो, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें, आपके पास फाइनेंशियल लिटरेसी भी हो, इनफैक्ट ये सारी चीज़ें आपकी अलग अलग चीज़ें फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंतर्गत आ जाती हैं। अब देखो आज़ादी से लेकर अभी तक हमने बहुत सारे अलग अलग काम किए हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाने के लिए, पर भारत में कितना फाइनेंशियल इंक्लूजन हो पाया है, इसको चेक करने के लिए 2021 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बनाया फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। अब एक इंटरेस्टिंग बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स का ना कोई भी बेस ईयर नहीं है। अब पॉइंट ये आता है, बेस ईयर क्यों नहीं रखा गया? नॉर्मली तो इंडेक्स में हम बेस ईयर रखते हैं। बेस ईयर इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि आप अंडरस्टैंड करो, 1947 आज़ादी के बाद से लेकर इतने सारे एफर्ट हुए थे। तो अगर हम बोल देते कि इस बेस ईयर पे इसकी वैल्यू जीरो मान लो, हम तो ये बोल रहे होते कि आज़ादी से लेकर अभी तक कुछ काम ही नहीं हुआ है। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे काम हुए हैं, इसीलिए हमने कोई बेस ईयर यहाँ पे नहीं रखा, हमने डायरेक्टली इसको निकालना स्टार्ट किया। तो एक्चुअली आप अंडरस्टैंड कर पाओगे, 2021 में आरबीआई ने इसको लॉन्च किया, तो पिछले साल जो डेटा आया था वो 64.2 आपको देखने को मिला था, और इस बार इसका नंबर बढ़ के 67 आपको देखने को मिल जाएगा। दरअसल में होता पता क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो डेटा, जो रिजल्ट आएगा वो 0 से 100 के बीच में आएगा। जितना आप 0 के करीब हो उतना मतलब देश में फाइनेंशियल एक्सक्लूजन है, और जितना 100 की तरफ बढ़ रहे हो उसका मतलब देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ रही है। तो अगर आप अंडरस्टैंड करोगे, पिछली बार 64.2 से हमारा नंबर 67 जाना कहीं ना कहीं दर्शाता है कि हमने फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए अच्छे कदम यहाँ पे लिए हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये निकालते कैसे हैं। इसके लिए 3 आपको सब इंडिसेस का पता होना चाहिए। एक पहला है इसमें एक्सेस, दूसरा है यूजेज, तीसरा है क्वालिटी। एक्सेस का मतलब क्या है? एक्सेस का मीनिंग है कि हमारे देश में फिजिकल एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। जैसे सेविंग अकाउंट हो गया, पोस्ट ऑफिस के थ्रू भी आप अकाउंट खुलवा सकते हो, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स। तो एक्सेस होना चाहिए, मतलब इन चीज़ों का अवेलेबिलिटी होनी चाहिए इन चीज़ों की। यूजेज में क्या होता है, ये डिमांड साइड को देखता है। जैसे फॉर एग्जांपल सेविंग, क्रेडिट, लोन वगैरह लेना, डिजिटल ट्रांजैक्शन, यूपीआई वगैरह का करना, ये कहीं ना कहीं यूजेज, इस्तेमाल कितना ज़्यादा हो रहा है उन चीज़ों का। आखिरी चीज़ है क्वालिटी। क्वालिटी में आपका आ जाएगा फाइनेंशियल लिटरेसी। क्या लोगों के पास बैंक अकाउंट तो है, पर क्या उनको जानकारी भी है उसको ऑपरेट कैसे करना है? और अलग अलग चीज़ें आपने प्रोवाइड तो कर दी, पर अगर उनमें समझ नहीं होगी, उनको पैसे का कैसे इस्तेमाल करना है वो समझ नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं फिर हम उसको फाइनेंशियल लिटरेट नहीं बोलेंगे। इसके अलावा कंज्यूमर प्रोटेक्शन, आपकी शिकायतें हैं, शिकायतों का निपटारा, ग्रीवांस रिड्रेसल, ये सब चीज़ें इसी में आ जाती हैं। तो एक्सेस को 35% वेटेज है, यूजेज को 45% एंड क्वालिटी को 20% वेटेज आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना? तो इसका बेस ईयर नहीं है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है? तो इस बार क्यों इंप्रूवमेंट हुई है 64.2 से 67 हम कैसे पहुंचे हैं? उसका कारण है कि यूजेज और क्वालिटी, यूजेज क्या था, वो यूपीआई ट्रांजैक्शन वाला, उसमें हमने बढ़ोतरी करी है, और साथ साथ फाइनेंशियल लिटरेसी में हमने पहले से बेहतर किया है। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपैंड करना, फाइनेंशियल लिटरेसी के सरकार और आरबीआई की तरफ से अलग अलग स्टेप्स लेना, वो सारी चीज़ों ने यहाँ पे मदद किया है। अगर हम दोस्तों ग्लोबल फिंडेक्स 2025 रिपोर्ट की बात करें ना, तो उसके हिसाब से अब आज के समय लगभग 89% भारतीय एडल्ट्स का अब बैंक अकाउंट है। अगर हम 2011 की बात करें तो सिर्फ ये 35% था। तो यहाँ पर हमारी जो स्कीम थी ना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, उस पर्टिकुलर योजना ने काफ़ी अच्छा काम किया है, एंड दैट इज़ वाई हमारे 89% एडल्ट्स के पास अब आज के समय बैंक अकाउंट आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, प्लेसेस इन न्यूज़। नाउरू के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं दोस्तों। इसके पहले भी हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था। एक्चुअली मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों। एक बार ना हमने एक न्यूज़ डिस्कस करी थी यूएई के कॉन्टेक्स्ट में, आपको याद होगा, जब बात हो रही थी कि 23 लाख रुपए के अंदर गोल्डन वीज़ा है, ठीक है ना। एक्चुअली वो न्यूज़ बाद में फेक निकल के आई थी। उसका रीज़न यही था कि आ, कुछ सोर्सेज ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेट किए बिना उसको रिपोर्ट कर दिया, फिर अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने भी उसको रिपोर्ट कर दिया, है कि नहीं। तो बाद में जाके ये न्यूज़ फेक निकल के आई थी। बट अभी यहाँ पे जो न्यूज़ सामने आ रही है ना, वो नाउरू के कॉन्टेक्स्ट में आ रही है। अब नाउरू जो है ना, पहली बात तो आप ये देखो कि इसकी जो लोकेशन, आप थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। ये पैसिफिक ओशन के अंदर आपको एक कंट्री देखने को मिल जाएगी। दुनिया की थर्ड स्मॉलेस्ट कंट्री है बाय लैंड एरिया।
केवल 21 स्क्वायर किलोमीटर का ही एरिया आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और आप इसकी लोकेशन अंडरस्टैंड करना, ये आपका ऑस्ट्रेलिया रहा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से आपके नदर्न वेस्टर्न साइड के ऊपर, सॉरी नदर्न ईस्टर्न साइड के ऊपर आपको यहाँ पे नाउरू आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये माइक्रो स्टेट है ओशिनिया के अंदर, एंड ऑस्ट्रेलिया से लगभग 1300 किलोमीटर नॉर्थ के ऊपर आपको लोकेटेड देखने को मिल जाएगा। अब नाउरू के कॉन्टेक्स्ट में ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पता क्या है, नाउरू आज के समय क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट झेल रहा है, क्योंकि कल को आगे जाके सी लेवल राइज होगा, तो उससे कहीं ना कहीं नाउरू जैसे देशों को बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। अब नाउरू पता क्या कर रहा है, नाउरू यहाँ पे अपनी सिटीजनशिप को सेल कर रहा है, ठीक है। अगर आप नाउरू के सिटीजन बनना चाहते हो ना, तो केवल आपको $1,05,000 ही आपको देने पड़ेंगे। इसका इन्होंने नाम पता क्या रखा है, क्लाइमेट रेजिलियंस सिटीजनशिप। अब होगा पता क्या, ये जो पैसा होगा, जो भी लोग यहाँ पे नाउरू की सिटीजनशिप खरीदेंगे वो सिटीजनशिप बन जाएंगे, सिटीजन बन जाएंगे, उनको पासपोर्ट मिल जाएगा वहाँ का, बिल्कुल ठीक बात है। और ये जो पैसा होगा ना, ये क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के अंदर नाउरू यहाँ पे लगाएगा। तो एक तरह से क्लाइमेट एक्शन को फंड करने के लिए उन्होंने यहाँ पर ये सिटीजनशिप स्कीम यहाँ पे लेकर आई है। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, किस तरह से पैसा रेज किया जा रहा है क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए। आप ध्यान में रखेंगे कि नाउरू में कोई लेक या रिवर नहीं है, सिर्फ एक आपको लैंडलॉक्ड फ्रेश वाटर लेक देखने को मिलेगी, दैट इज बुआदा लगून, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इक्वेटर के साउथ में आपको पोजीशन आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ रफली जो पॉपुलेशन है 10,000 के आसपास है, एंड इट इज वन ऑफ द लीस्ट पॉपुलस नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। इसका जो लोएस्ट पॉइंट है वो साउथ पैसिफिक ओशन आपको देखने को मिलता है, एंड आप अंडरस्टैंड कर पाओगे यहाँ पर जो मोस्टली इकॉनमी है ना, वो फॉस्फेट माइनिंग के ऊपर यहाँ पे निर्भर है। रिजर्व्स अब कम हो रहे हैं तो और बड़ी दिक्कत आएगी, एग्रीकल्चर लैंड बहुत ही कम है, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत कम है, तो कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट इन देश के ऊपर बहुत ज़्यादा फ्यूचर में आएगा, ठीक है ना। बट अगर हम बात करें यहाँ पर जो आपके मैरीटाइम रूट होते हैं उसके बीच में आपको नाउरू देखने को मिलेगा, तो कहीं ना कहीं भाई इसकी जो जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा है। पहले भी हमने क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट में इस देश का जिक्र किया था, तो डेफिनेटली इसकी लोकेशन आपको अच्छे से यहाँ पे पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, शी लीड्स टू के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो पहले तो बात अब अंडरस्टैंड करो शी लीड्स के बारे में, व्हाट एग्जैक्टली शी लीड्स। अब शी से तो आप समझ गए होंगे ना कि यहाँ महिलाओं की बात हो रही है, तो बिल्कुल, दरअसल में यूनाइटेड नेशन वुमेन इंडिया कंट्री ऑफिस इनका एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है, बेसिकली यूएन का ही आपको इनिशिएटिव देखने को मिलेगा। वहाँ कोशिश यही है कि महिलाओं को आगे बढ़ाया जा पाए इन पब्लिक एंड पॉलिटिकल लीडरशिप। तो उनको जिस भी तरह की मदद चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल उनको कोई स्किल्स चाहिए, उनको नेटवर्क चाहिए, लेट से वो लोकसभा के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, स्टेट असेंबली इलेक्शंस के अंदर यहाँ पे इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, पर उनके पास सपोर्ट नहीं ना होती, तो ये जो शी लीड्स वाला प्रोग्राम है उनको सपोर्ट करने का ही आपको एक प्रोग्राम देखने को मिल जाएगा। भारत भी इनफैक्ट यही चाहता है कि महिलाएं आगे आएँ, ठीक है ना, महिलाएं भी लीडरशिप रोल्स लें, महिलाएं भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर कंट्रीब्यूट करें, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी पॉलिसीज महिलाएं यहाँ पे बनाती हैं, आगे और बना सकती हैं। तो कोशिश शी लीड्स की भी यहाँ पे यही है। तो यूएन वुमेन यहाँ पे इसको रन करती है, ये शी लीड्स जो है ये आपकी यूएन की एंटिटी ही है जो महिलाओं के लिए मदद करती है एंड जेंडर गैप को कम करने के लिए यहाँ पे काम करती रहती है दुनिया भर के अंदर, ठीक है। अब ये शी लीड्स का ना जो सेकंड वर्जन था या जो सेकंड एडिशन था वो यहाँ पे आपका इनॉग्रेट किया गया। हमारी जो मिनिस्टर ऑफ वुमेन फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट है ना, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, उन्होंने यहाँ पर इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव को इनॉग्रेट किया, एंड कोशिश यही थी कि किस तरह से हम वुमेन लीडर्स को एम्पावर कर पाएं। अब आप नोटिस कर सकते हो जैसे पिछले सालों में 2023 में हमने जो वुमेन रिजर्वेशन एक्ट थे हम वो लेकर आए, जिसके माध्यम से 33% रिजर्वेशन यहाँ पे हुआ करेगा फॉर वुमेन इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अभी हुआ नहीं है, आगे जाके होगा, जब सेंसस होगा उसके बाद आप नोटिस कर पाओगे, फिर डीलिमिटेशन होगा तो उसके बाद जाके ये एप्लीकेबल होगा। तो भी डेट नहीं है, बट डेफिनेटली महिलाओं को हम आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे काम करेंगे। तो ये जो लेजिस्लेशन है बहुत क्रिटिकल हो जाता है, तो डेफिनेटली महिलाएं भी आगे जाके हमारे लोकसभा के अंदर उनका जो परसेंटेज है जो आज के समय रफली 14-15% के बीच में घूम रहा है, वो नंबर डेफिनेटली फ्यूचर में बढ़ने जा रहा है, ठीक है। तो ये था शी लीड्स टू। अगला टॉपिक हमारे सामने जो है दैट इज योर लैंड लॉक्ड नेशंस लॉन्च क्लाइमेट ब्लॉक। देखो आज के समय ना यूनाइटेड नेशन के हिसाब से बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जो लैंड लॉक्ड हैं। यूनाइटेड नेशन लगभग 32 देशों को बोलता है कि दुनिया में 32 देश ऐसे हैं जो लैंड लॉक्ड हैं। अब क्वेश्चन आता है लैंड लॉक का मतलब क्या, जैसा नाम में लिखा है ना लैंड लॉक्ड, इसका मतलब ये है कि ये एक देश होगा, इसके इर्द गिर्द
बाकी और दूसरे देश होंगे, इसका कोई भी इस देश का सी के साथ एक्सेस नहीं होगा। अब आप एक बात सोचो, जैसे मैं आपको नेपाल का एग्जांपल देता हूँ, जैसे भूटान का एग्जांपल देता हूँ। अब नेपाल जैसे है वो इंडिया और चाइना के बीच में यहाँ पे है, ठीक है ना, उसका कोई सी के साथ एक्सेस नहीं है। तो कल को अगर उसको किसी दूसरे देश के साथ ट्रेड करना हो तो इंडिया या चाइना के ऊपर उसको निर्भर रहना पड़ता है। तो एक्चुअल में ना सी का एक्सेस ना होने की वजह से, ज्योग्राफिकल लिमिटेशन होने की वजह से इन देशों को काफी सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। एंड इनफैक्ट ना अगर हम बात करें, जो नंबर जो है यूनाइटेड नेशन के हिसाब से 32 लैंडलॉक नेशंस हैं दुनिया भर के अंदर। अब इन 32 में से ना 16 देश तो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, क्योंकि दिक्कत वही है, डेवलपमेंट करने के लिए आपका सी एक्सेस होना चाहिए पर है नहीं इन देशों का। जैसे इनफैक्ट अफगानिस्तान भी आपका ऐसा ही देश है जो लैंडलॉक नेशन आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो, ज्यादातर देश यहाँ पे थोड़ा पिछड़े हुए देश आपको देखने को मिलते हैं। तो दरअसल में ना अभी क्या हुआ है, जो यूएन कॉन्फ्रेंस अभी हो रही थी ऑन द लैंडलॉक डेवलपिंग कंट्रीज, उन्होंने यहाँ पे खुद का अपना एक क्लाइमेट ब्लॉक यहाँ पे बना लिया है अंडर द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन एंड क्लाइमेट चेंज। क्योंकि वो जानते हैं कि उनके ऊपर बहुत बड़ी दिक्कत है क्लाइमेट की वजह से भी, प्लस एट द सेम टाइम उनका कोस्टल पोर्ट्स का एक्सेस नहीं है, ठीक है, कहीं ना कहीं सामने वाली नेबरिंग कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट होनी पड़ रही है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा आता है, ट्रेड कॉस्ट बढ़ जाता है, प्लस एट द सेम टाइम गुड्स के मूवमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा डिले आता है, क्योंकि सप्लाई चेन लंबी होगी ना जब सामने वाले देश के ऊपर आप निर्भर हो। फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी कम आता है, एक्सपोर्ट वगैरह भी आप कम कर पाते हो, इसीलिए इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम रह जाती है। रीजनल ट्रेड भी बहुत ही कम होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप नोटिस कर पाओगे कि जो नेबरिंग ट्रांजिट कंट्रीज होंगी वो भी डेवलपिंग इकोनॉमीज ही होंगी, तो वहां पर भी सिमिलर तरह की दिक्कतें आएंगी। तो इसीलिए इन दिक्कतों को रिजॉल्व करने के लिए, साथ में मिलकर लड़ने के लिए यहाँ पर लैंडलॉक नेशन ने खुद का एक क्लाइमेट ब्लॉक यहाँ पे बना दिया है, ताकि क्लाइमेट चेंज के साथ भी लड़ पाए एंड डेफिनेटली और जो इश्यूज हैं उनको भी यहाँ पे टैकल कर पाए। तो ये कुछ बातें थी जो आज के सेशन में हमें डिस्कस करनी थी। बाकी दोस्तों ये रहा आपके सामने ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। साथ ही साथ जो लास्ट लेक्शन के अंदर मैंने आपको साथ होमवर्क दिया था उसकी अगर हम दोस्तों बात करें तो एक होमवर्क था आपका PCI-MNH, फार्माकोपिया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी। दरअसल में ये बिल्कुल 2020 में स्टैब्लिश हुआ था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, दैट इज करेक्ट। टोबैको बोर्ड की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर नहीं बल्कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत ये आता है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट बन जाएगा। बाकी दोस्तों बात करें CPCB की तो 1986 में नहीं बल्कि आपके 1974 में स्टैब्लिश हुआ था अंडर द वाटर एक्ट 1974। तो ये तीसरा स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पे इनकरेक्ट बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।